पेशेंट का ईएसआर 80 आया तो हमें पैनिक करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे ईएसआर का साइंस, सिग्निफिकेंस और इसका करेक्ट प्रोसीजर। ईएसआर यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कि 1 घंटे में अगर वर्टिकल ट्यूब में आपके ब्लड को डाला जाता है तो आरबीसी कितनी फास्ट सेटल हो रही हैं, ये ईएसआर को बताता है। जितनी फास्ट आरबीसी सेटल होंगी उतना ज्यादा ईएसआर होगा। और ये ईएसआर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को डायग्नोस करने के लिए सिंगल टेस्ट कभी यूज नहीं किया जाता। ये सिर्फ हमें एक क्लू देता है। नॉर्मली आरबीसी का सरफेस नेगेटिव चार्ज होता है जिसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं, और इस जीटा पोटेंशियल की वजह से आरबीसी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो कुछ अक्यूट फेज रिएक्टेंट जैसे कि फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हो जाते हैं और ये आरबीसी की सरफेस को स्टिकी बना देते हैं, जिससे आरबीसी कॉइन की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती है और इसे रोलो फॉर्मेशन कहते हैं। और फिर आरबीसी हैवी हो जाती हैं और हैवी होने की वजह से वो फास्ट सेटल हो जाती हैं। अब इस ईएसआर के 3 फेज होते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला फेज होता है एग्रीगेशन या लैग फेज। ये शुरू के 10 मिनट होता है जिसमें कि आरबीसी एक दूसरे से पास आना स्टार्ट करती है और रोलो फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन फेज, जो कि 40 मिनट की होती है, जिसके अंदर आरबीसी नीचे सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेल्स तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है पैकिंग फेज। ये लास्ट 10 मिनट की होती है, जिसके अंदर सारी आरबीसी नीचे जाकर के पैक हो जाती हैं। तो इस तरह से एग्रीगेशन, सेडिमेंटेशन और पैकिंग, ये ईएसआर की 3 फेज होती हैं जो कि 1 घंटे में कंप्लीट होती है। और इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वेस्टरग्रीन मेथड। अब ये वेस्टरग्रीन मेथड क्या होता है और कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है? वेस्टरग्रीन मेथड एक वेस्टरग्रीन ट्यूब होती है जो कि लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब होती है, जिसपे 0 से लेकर के नीचे की साइड 200 mm तक मार्किंग होती है। इसके लिए सबसे पहले आप वीनस ब्लड कलेक्ट कीजिए और उसके बाद में उसको एंटीकोगुलेंट से मिक्स कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा एंटीकोगुलेंट कितनी परसेंटेज में और कितना मिक्स करना होता है। तो इसके लिए हम 3.8% सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं और इसको 4:1 के रेशो में यूज करते हैं, मतलब कि 4 पार्ट ब्लड का होता है और 1 पार्ट एंटीकोगुलेंट का होता है। जनरली हम 800 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं और 200 माइक्रोलीटर एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट लेते हैं। इसके बाद इसको जेंटली मिक्स किया जाता है और इसको मिक्स करते टाइम क्लॉट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद वेस्टरग्रीन ट्यूब को 0 तक फिल किया जाता है और इसको एक वर्टिकल स्टैंड में रख दिया जाता है और 1 घंटे तक फिर हम वेट करते हैं और उसके बाद में नोट करते हैं कि 0 से लेकर के कितना नीचे तक आरबीसी सेटल हुई है, वही ईएसआर की रीडिंग होती है। अब इसमें कुछ टेक्नीशियंस जो मिस्टेक करते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो क्या क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्यूब बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। अगर आपकी टिल्ट होगी ट्यूब तो ईएसआर बढ़ जाएगा। साथ ही इसके आसपास कोई भी वाइब्रेशन फैन या मशीन नहीं होनी चाहिए, इसे वाइब्रेशन फ्री जोन में रखना चाहिए। एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। टेस्ट में 2 घंटे से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए और ब्लड और एंटीकोगुलेंट का जो रेशो है 4:1 वो प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही सोडियम साइट्रेट 3.8% ही हमें यूज करना है। तो इस तरह से करेक्ट ईएसआर, करेक्ट क्लिनिकल डिसीजन और करेक्ट ट्रीटमेंट। अब ये ईएसआर मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की क्या नॉर्मल वैल्यूज होती हैं? मेल में 0 to 15 mm per hour, फीमेल्स में 0 to 20 mm per hour और बच्चों में 0 to 10 mm per hour इसकी नॉर्मल रेंज है। लेकिन एल्डरली पर्सन में ये रेंज थोड़ा सा बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, ओबेसिटी या कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी ईएसआर में ऑल्ट्रेशन हो सकता है। अब कुछ क्लिनिकल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां पर ईएसआर बढ़ जाता है, जैसे टीबी, मैलिग्नेंसी या फिर कुछ इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन में ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ कैंसर्स जैसे कि मल्टीपल माइलोमा में भी ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई में भी ईएसआर काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में भी ईएसआर बढ़ सकता है। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ईएसआर कम हो जाता है, जैसे पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेल एनीमिया और सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस। अब ये ईएसआर नाम के टेस्ट का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसे क्यों करवाना चाहिए? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस
डायबिटीज या टीबी जैसी डिजीजेज में मॉनिटरिंग करने के लिए और ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स को देखने के लिए। साथ ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रैक करने के लिए भी ESR यूजफुल होता है। लेकिन कभी भी ESR को सिंगल डायग्नोसिस की तरह यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ में CBC, CRP और क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देखते हुए ही हमें डायग्नोसिस बनाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ESR अगर 100 से भी ज्यादा आ रहा है, मतलब बहुत हाई है, और इसके साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि या तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या मैलिग्नेंसी हो सकती है। लेकिन अगर ESR माइल्ड इंक्रीज है तो हो सकता है ये एनीमिया, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा हो। तो इस तरह से डायग्नोस्टिक्स में एक्यूरेसी ही सब कुछ है। करेक्ट ESR, करेक्ट डिसीजन और करेक्ट ट्रीटमेंट। तो इस तरह के पैथ नोट्स को फॉलो करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।